बड़ी विचित्र है। देखो तो हर कहीं अपना ही चित्र है। व्यवहार खुशबूदार वो इत्र है, जिसकी महक यत्र तत्र सर्वत्र है। ऐसे ही हमारे आज के दोनों मेहमान हैं, जिनके कार्यों की, कर्तव्यों की महक, सुवास, सुगंध ही बता देती है कि आपने कांटों के बीच में गुलाब की तरह खिलकर अपने आप को प्रमाणित किया है और आप सतत इस काम में लगे हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सविता जी मैम को। और पहला मेरा प्रश्न रहेगा कि आपकी शिक्षा मैम कहाँ-कहाँ पर हुई? आदरणीय सविता जी। जी, सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। सर से मैं जब मूलवा थी तब से परिचित हूँ। मेरी इनिशियल एजुकेशन पहले बैंगलोर में हो रखी है। जन्म तो मेरा यहाँ राजस्थान के पाली जिले में रायपुर तहसील में गांव है मेरा, बासिया, वहां था। लेकिन पापा की दुकान बैंगलोर थी, तो 2-3 महीने की थी तभी मैं बैंगलोर चली गई। तो मेरी इनिशियल स्कूलिंग टिल 12 बैंगलोर से हो रखी है। आपकी बेंगलोर में कहाँ तक पढ़ाई हुई मैम? 12th तक की मेरी पढ़ाई बैंगलोर से ही हो रखी है। जैसे वहाँ का सिस्टम है, 10th तक वहाँ स्कूलिंग होती है, उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो 11th-12th मेरी सेकेंड पीयूसी भी वहाँ तक की हो रखी है। 10th के जस्ट बाद मैंने 10th में मेरे परसेंटेज मेरे से बहुत बढ़िया थे, 90% थे, मैं मेरिट होल्डर थी वहाँ पर। और ऐसा नहीं था कि भाई कोई बहुत बड़ी स्कूलों में पढ़ी हुई हो। पापा की वहाँ छोटी सी ही शॉप थी, इकोनॉमिकली ठीक ठाक कंडीशन में थे हम लोग। तो एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ही मेरी इनिशियल स्कूलिंग हुई थी। और क्योंकि घर में हम 3 बहनें और सबसे छोटा भाई था, तो बड़ी दीदी के बाद सेकंड नंबर मेरा ही था। तो मैं पापा के साथ दुकान में ज्यादा रहती थी, तो मेरा रुझान यूं पढ़ाई के साथ साथ में दुकान को और उसको संभालने पर भी थोड़ा ज्यादा था। जी, आप दुकान के काम में भी सहयोग करती थी? पूरा पूरा मुझे घर के कामों से यानी फटाफट जो काम हो जाता था ऊपर ऊपर का, वो कर करा के भागकर दुकान में बैठने का खूब शौक था कि घर में तो काम चलता ही रहेगा, बाहर जाएंगे तो नए लोगों के साथ बात करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। यूं दुकान पर बैठकर कस्टमर्स को अटेंड करना, उनको सेल्समैनशिप वाला एक क्वालिटी जो थी वो पहले से ही डेवलप हो गई थी। कम्युनिकेशन स्किल क्योंकि दुकान पर बैठने से अपने आप लोगों से बात करने से बहुत अच्छे से डेवलप हो गई थी। और डरती नहीं थी किसी से भी, कोई भी अनजान व्यक्ति आ गया आराम से उससे बात करना, फेमिलियर हो जाना, उसको इतना होमली एनवायरनमेंट टाइप सा मिल जाता था कि भाई जैसे बहुत पहले से जानते हो उस तरीके से बातें करने का खूब शौक था। मतलब आपने मैनेजमेंट का जो गुर है वो सेवा से पहले ही सीख लिया कि कैसे पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। डेफिनेटली 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 ये मैनेजमेंट वाला स्किल पापा के साथ दुकान में बैठने से ही सीख पाई थी। यानी पापा बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इस बच्ची में ये गुण है कि ये आराम से लोगों को टैकल कर सकती है। हमेशा उनकी एक प्रवृत्ति रहती थी कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। जैसे आधा घंटा घर जाके आएंगे तो पहले कि भाई बेटा आपको दुकान संभालनी है, कोई आ जाए तो अच्छे से अटेंड करना है, ये आइटम है अपने तो इसकी ये रेट है, इस तरीके से आप उनको अटेंड करेंगे। थोड़ा जैसे ही बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो वो बोल्डनेस अपने आप डेवलप हो जाती है कि अब मैं ही हूँ जो भी है, तो मुझे अच्छे से अटेंड करना है। ये वाली फीलिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग वहीं से डेवलप हो गई थी। आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ा वो काम करते हुए, जो डेफिनेटली आत्मविश्वास बढ़ा, हाँ वो भी वहां पे बढ़ा। डेफिनेटली तो जितने भी हमारे श्रोता और दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चियां और उनके अभिभावक, उनसे ये निवेदन रहेगा कि जिस तरह से सविता मैम के पिताजी ने इन पर भरोसा करके और इनको एक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और इनके व्यक्तित्व के विकास के लिए इनको दुकानदारी के काम में भी मना नहीं किया, तो हमें भी अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। और अगर हम भरोसा करेंगे तो बच्चा बिल्कुल अच्छा करेंगे, छोटी-छोटी बातों पे बच्चों पर शक नहीं किया करें। अगला मेरा प्रश्न मैम आपसे ये रहेगा कि ये प्रशासनिक सेवाओं में जाने का जुनून
आप में कब जागृत हुआ? प्रशासनिक सेवा का ना तो मेरे मन में कभी ख्याल आया, ना ही ऐसा कभी दिमाग में था कि मैं इस तरीके से अपने लाइफ में ये मोड़ पालूंगी। मेरी कहानी थोड़ी सी लोगों से थोड़ा हटके है। मैं जब 6-7 महीने की थी तभी मेरी सगाई मेरी दादी जी ने कर ली थी। और ओ मान। 5वीं में जब मैं पढ़ रही थी तब हम लोग तो गांव में आना जाना खूब रहता था, बैंगलोर से राजस्थान। गर्मियों की छुट्टियों में जैसे ही स्कूलों की छुट्टी होती थी तो गांव आ जाते थे। महीना 1.5 महीना यहाँ पर रुकना, खूब खेतों में घूमना करना, ये वाला चल रहा था। हर बार जब भी हम आते थे तो छोटा मोटा घर का काम भी दादी के साथ मम्मी के साथ यहाँ पर भी सीख ही रहे थे हम लोग। जब मैं 5वीं में पढ़ रही थी तब भी गांव आए हुए थे, मेरे बड़े पापा की ताऊ जी की लड़कियों की शादी के सिलसिले में आए हुए थे। तो जी। सगाई तो क्योंकि दादी जी ने पहले ही कर ली थी, आते ही फिर पापा पर दादी जी का पूरा ही दबाव था कि तेरी भी बच्चियों की शादी इन्हीं बच्चों के साथ साथ में करनी है। घर जी। में उस तरीके का माहौल था कि बड़ों ने जो कह दिया बस उन आदेशों की पालना करनी है, तो पापा रेजिस्ट नहीं कर पाए उन चीजों को। तो मेरी बड़ी दीदियों के साथ, मेरी खुद की बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन और मेरी शादी लगभग 10 साल की उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी। उस बाल टाइम विवाह आई की डिडंट नो स्थिति। कि क्या क्या डेफिनेटली मैं मेरा बाल विवाह का है। कोई जी। शादी का क्या मतलब है, कुछ नहीं। गुड्डा गुडियों का खेल जैसे अपन खेलते थे बचपन में, यूं लग रहा था कि ये कोई गेम ही खेल रहे हैं अपन। हाँ हाँ। वो वाला एक बहुत ही उत्साह भी था कि देखो दुल्हन बन गए हैं, दूल्हे आ रहे हैं। ये मजा वाला कि भाई इस बार छुट्टियों में अपन ने ये गेम खेला, वो वाला दिमाग में घूम रहा था। नेवर एक्सपेक्टेड कि दिस इज रियल लाइफ। फिर धीरे जी। धीरे बड़े होते गए। जब 12th तक की पढ़ाई मेरी हो गई थी, 10th में मैं 90% मेरिट होल्डर और 12th में मेरे 86% थे। तो 12th के बाद ससुराल वालों से दबाव आया पापा पर कि अब बच्ची बड़ी हो गई है तो गोना करके आपको भेजना है। जिस समाज से अपन आते हैं वहां पर स्वाभाविक है सामाजिक प्रेशर के कारण भी पापा ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाए और 12th के बाद पापा ने मुझे ससुराल भेजा। ससुराल आने के बाद बैंगलोर से राजस्थान, राजस्थान में भी पाली जिला में भी रायपुर तहसील के बांसिया का छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में भी मेरा ससुराल ढाणी में। यानी ओ। एकदम हाई टेक सिटी से ठेठ गांव ढाणी में, यूं लग रहा था कि कुछ नहीं है, अपन टोटली कट चुके हैं पूरी दुनिया से। यानी किसी का आना भी घर में इतना यूं खुशी का माहौल, मुझे बहुत खुशी होती थी कि भाई आज देखो भगवान आ गए मेरे घर में, आज नए इंसान से अपन मिल रहे हैं। तो वो मेरे लिए एकदम नया माहौल था। उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना इनिशियली मुझे बहुत बहुत दिक्कतें आई। बिकॉज इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बच्चा पढ़ लिख कर निकलता है उसको एकदम ठेठ ग्रामीण परिवेश में अपने आप को सेट कर पाना बहुत मुश्किल है। जी। फिर मेरे ससुराल वालों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी गाय भैंसे यही वाला था। ठीक ठाक खेती थी हमारी, कम से कम 40-50 गायें भैंसें। और अच्छा सा वो खेती बाड़ी का मेहंदी के खेत वगैरह थे। तो मुझे पढ़ाई से एकदम से वो ठेठ ग्रामीण परिवेश में इन सब चीजों को खेत में काम करने का और पशुओं की देखभाल करने वाले काम में अपने आप को ढालना पड़ा। उस जी। टाइम आप बहुत बहुत आप वो चैलेंजिंग पशुओं था। का काम करते थे? आपको वो पशुओं वाला काम डेफिनेटली करना मुझे पड़ता था? आता नहीं था, डेफिनेटली करना पड़ता था, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मेरी सासू माँ को करते हुए देखती थी तब यूं लज्जा होती थी कि ये बेचारे कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, ये भी तो मेरी माँ की तरह ही है। तो उनको हेल्प करते हुए थोड़ा थोड़ा सीखने लग गई। यानी शुरुआत में तो रोती थी बिकॉज इतना मैच्योर भी नहीं थे, बचपना ही था। गुस्सा भी आता था कि कहाँ आ गए, छोड़ छाड़ के चले जाए, वो वाली फीलिंग्स भी आती थी। बट यही मन जी। में एक यानी उस टाइम पापा की बातें बहुत बहुत याद आती थी। उस टाइम अपने पास ना तो मोबाइल होते थे ना कोई जल्दी बात हो पाती थी। पापा पोस्ट जी। कार्ड्स लिखते थे, इनलैंड लेटर्स लिखते थे, उसमें हमेशा मोटिवेशनल उनके लेटर्स मेरे पास आते थे कि बेटा आप जी। में इतने
इतना गुण है कि आप कहीं पर भी रहोगे अपने आप को स्टेबिलाईज कर पाओगे। आप अपन काम चोर तो हो नहीं, तो काम को सीखो और आराम से उस काम को अंजाम दो। वो लगन, वो डेडिकेशन पापा को शुरू से ही दिखाई दी थी, तो उस मोटिवेशन से मैं अपने आप को हमेशा प्रेरित करती रही और फिर धीरे धीरे घर के कामों को भी सीखती गई और खेती बाड़ी का काम वगैरह भी स्टार्ट किया। उस दौरान पापा ने प्रयास भी किए थे बैंगलोर में वापस सेटल करने के, बट क्योंकि मेरे हस्बैंड को अस्थमा का थोड़ा वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं होने के कारण मुझे वापस जी गांव में ही आकर सेटल होना पड़ा। और जब यहाँ सेटल हुई 99 में आ गई थी मैं लगभग, और 2000 के लमसम मेरी एक 2002 के लमसम मेरी बच्ची भी हो गई थी। उस जी बार उसके बाद फिर मेरे जेठ जी ने, जब मेरे मामी ससुर जी के लड़के हैं मेरे जेठ जी, वो कंपाउंडर है, उन्होंने मेरे जो मार्कशीट्स वगैरह देखे, फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि पढ़ना चाहिए। उनकी इतनी सी मोटिवेशन मेरे लिए खसक गई कि भाई जब घर में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, मैं पापा ने मुझे इतना पढ़ाया है, तो मुझे और आगे सा पढ़ना चाहिए और शायद पढ़ने लिखने से मैं अपने घर वालों के लिए और भी बेहतर माहौल प्रदान कर पाऊँ। तब जेठ जी से मैं लगातार संपर्क में रही और घर से ही मैंने ट्यूशंस भी स्टार्ट किए थे। इंग्लिश मीडियम की पढ़ी हुई थी मैं, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। 50 रुपीज पर बच्चे के हिसाब से मैं ले रही थी, तो उनको पढ़ाने के साथ साथ में मैंने खुद ने भी हिंदी पढ़ना शुरू किया। यानी उन बच्चों बहुत के साथ मुझे मजा भी आता था, उनको पढ़ाने में भी, और खुद को पढ़ना भी मेरे लिए उससे फिर वापस वो क्रम मेरा बनता गया। 2-3 महीने की बिल्कुल मैंने उन बच्चों की पढ़ाई शुरू की थी। तब तक मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आ गए थे, जेठ जी ने फॉर्म भर दिए थे और 1 वीक सीरीज लाके दे दी थी। अब वो 1 वीक सीरीज मेरे लिए हिंदी मीडियम में थी, जिसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या है। उन जी सभी चीजों को मैंने इंग्लिश में धीरे धीरे ट्रांसलेट करते करते, समझते समझते, यानी हमारे बैंगलोर में क्या थर्ड लैंग्वेज में थी हिंदी, समझ में तो आती थी जी बट फ्लुएंसी नहीं थी मेरी। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ये दिए। किया मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं क्या पता क्लियर कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, बट फर्स्ट ईयर में हिंदी मीडियम की किताबों को इंग्लिश मीडियम में 1 वीक सीरीज की हार्डली 1.5-2 महीने की पढ़ाई में जब मैंने 56% अक्वायर कर लिए, आफ्टर द रिजल्ट मुझ में वो कॉन्फिडेंस वापस बूस्टअप हो गया 4 साल के गैप के बाद, कि मैं अब भी पढ़ाई अपनी जारी रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तब जी घर वालों में मेरी दादी सास और मेरे पापा, इन दोनों के मोटिवेशन से ही मैं आगे की पढ़ाई जारी रख पाई। कहीं पर भी मैं स्कूलिंग यानी कॉलेज के लिए नहीं जा पाई, ना कोई मेरी स्टडीज बाहर से कहीं पर मैनेज हो पा रही थी। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। प्राइवेट स्कूल में एक हॉस्टल वार्डन के रूप में प्लस टीचिंग के रूप में मैंने अपनी वहां पर भी सेवाएं देते हुए, ताकि मैं टच एक स्टडीज के फ्लो में चलती रहूं और थोड़ा बहुत जी टाइम मिल पाए अपने खुद की पढ़ाई के लिए भी। तो आई जी स्टार्टेड प्राइवेट स्कूलिंग और अपनी पढ़ाई भी नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के रूप में मैंने जारी रखी। ऐसे करके मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एसटीसी में मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरे मेरिट के आधार पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। साल भर में एसटीसी करने से मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो पाई। तब मैंने बीएड के जी एग्जाम के लिए अप्लाई किया, बीएड क्लियर करके फिर थर्ड ग्रेड का लकीली वैकेंसी खुल गई थी, तो बिना किसी कोचिंग के खेत में ही रहकर अपनी एक छोटी सी, क्योंकि स्टडी रूम वाला कोई माहौल नहीं था ढाणियों पे, तो बिल्कुल एकदम खेत में झोपड़ी बनाकर, उस झोपड़ी में ही एक छोटा सा आला टाइप बनाकर वहीं पर अपनी किताबें रख के क्या और रेडियो से मैंने अपना करंट अफेयर्स तैयार किया, क्योंकि वेरी न्यूज़पेपर गुड वाला कोई माहौल नहीं था। तो आई हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग बट बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए। और इस तरीके से मैं थर्ड ग्रेड टीचर बनी। थर्ड ग्रेड टीचर बनते ही मेरे पास जेठ जी ने कहा था कि अब आपको पढ़ना हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ना हो तो ये आपका अब फ्यूचर दिख रहा है आपको। बट आई जी थॉट ये तो ये बेस है जिससे ये एक फाउंडेशन ही बनी है, मेरी एक नींव ही बनी है जिससे सिर्फ मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो अब मेरे से प्रेरित होकर मैं अपने परिवार वाले और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दे सकूं और उनके भी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ और करूं।
तो बिल्कुल। मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है, अभी भी आगे और पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो पता नहीं था। मैंने कहा आप एमए ही करवा दो। इतने में आरएस का फॉर्म आया। जेठ जी ने ही फॉर्म भरा था। जब फर्स्ट टाइम आरएस का फॉर्म भरा था, आई डिडंट इवन नो कि आरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। उन्होंने ही फॉर्म भरा। उन्होंने तो मुझे सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बुक्स लाके दी थी। उनको ओ माय इतना पता था कि मैं इसको बुक्स ले जाके दे दूंगा तो ये अपना आप पढ़ लेगी और एग्जाम को क्लियर कर लेगी। इस तरीके से बहुत मैंने अपना आरएस का सफर शुरू किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सहकारिता निरीक्षक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बनी थी। 2.5 साल पहले तक अटेम्प्ट मैं, में आप पास हो सॉरी, गए? हाँ, फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के, घर बैठे उस बिना जोड़े किसी, में तैयारी करते हुए? डेफिनेटली घर बैठे। और उस टाइम क्योंकि झोपड़े मेरी में सर्विस तैयारी भी लग करते हुए चुकी थी, रेडियो से रेडियो अपना से जीके सुनाते हैं। क्या बात है! अद्भुत अद्भुत। और अपने बच्चियों को पढ़ाते हुए हो, क्योंकि उस टाइम मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन चुकी थी। तो मेरे पास 8वीं तक की बच्चियों की इंग्लिश की पूरा सिलेबस कवर करवाने का वो सारी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों के साथ में अपने घर के कामों को भी निभाते हुए फिर अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकाल कर मैंने अपना आरएस का सफर शुरू किया। और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाई। थर्ड अटेम्प्ट में मैं एज वीडियो आज आप लोगों के सामने कार्यरत। ये है मेरा बहुत। प्रशासनिक सफर, जो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही एडवेंचरस, और थैंक गॉड कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बहुत बढ़िया। आपका ये जो सफर है सचमुच उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए इतना प्रेरणादायी रहेगा कि आपकी कहानी को सुनकर के वो सोचेंगे, अरे मेरे पास तो इतनी सुविधा है, मैं किताबें हैं और सब कुछ सुविधा है आजकल मेरे चारों तरफ, इतना गाइडेंस है, जबकि मैं एक झोंपड़े में एक रेडियो से अपना जीके सुधार करके गायों का, भैंसों का, खेती का काम करते हुए, प्राइवेट शिक्षा लेते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने आरएस एलाइड में, और फिर अभी अब तीसरे उसमें दूसरी बार भी आप इंटरव्यू दिया और तीसरी बार आपने और परीक्षा दी और उसमें आप सफल हुए। तो अभी भी कोई मैम आप तैयारी कर रहे हैं क्या इस समय? अब मैं बच्चियों को मोटिवेट करने का और उन लोगों को भी, यानी सब में, ये एक मेरा एक ध्येय बन गया है कि उन बच्चियों को प्रेरित करूं जो गांव में वास्तव में बहुत हुनरमंद बच्चियां हैं अपने पास। उन लोगों को मोटिवेट करके उनके भविष्य को संवारने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। क्योंकि अभी जिम्मेदारियां इस प्रशासनिक फील्ड में इतनी ज्यादा आ गई है कि पढ़ाई के लिए कम टाइम मिल पाता है और अपने खुद की भी फैमिली के लिए टाइम कम मिल पाता है। इसलिए अब स्टडीज से थोड़ा सा नाता अब आप मेरा कई कट चुका है। आप तो अपने आप अपनी यात्रा से खुद ने तो प्रेरणा ली है, लेकिन आपकी यात्रा से सैकड़ों बच्चियां प्रेरणा लेकर के और वो आगे बढ़ेगी, तो कई आरएएस और आईएएस बना दोगे आप। बिल्कुल लाजवाब है। मैम एक आजकल आम तौर पर मैं ये देखता हूँ कि बच्चियों को 12वीं के बाद में, जैसे मैं अभी गर्ल्स स्कूल में ही प्रिंसिपल हूँ, तो जो बच्चियां टैलेंटेड भी हैं, पढ़ने में ठीक है और उनमें इस गुंजाइश है, लेकिन कई बच्चियां ये बोलती है कि सर अब करना क्या है, 12वीं के बाद में तो ससुराल जाना है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 12वीं के बाद में उच्च अध्ययन जरूरी है, और अगर उच्च अध्ययन नहीं करवाया तो फिर वो कहीं का भी नहीं रहेगा? तो उनको भी एक मैसेज दीजिएगा जो अभिभावक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई 12वीं तक आप बच्चियों को पढ़ा करके रोको मत, उनको उन पर भरोसा करो। और आमतौर पे पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखे लोग भी जयपुर भेज दो, जोधपुर भेज दो, या नागौर भेज दो, या राजस्थान में भेज दो, वो दिल्ली भेजने की कोशिश नहीं करते हैं। जिनके पास पैसा है, जो संपन्न है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि पहली बात तो अपने लड़का और लड़की में फर्क बिल्कुल नहीं करें। ईश्वर ने दोनों को समान क्षमताएं दी है। उस व्यक्तित्व को विकास करने में अपना योगदान दे। वो जिसमें दिलचस्पी रख रही है उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का पूरा अपना सहयोग प्रदान करें। केवल 12वीं तक, ये एक 12वीं तक तो सिर्फ और सिर्फ अपने फाउंडेशन तैयार करते हैं, जिससे उस बच्चे में सही क्या है, गलत क्या है, उसकी थोड़ी सी समझ विकसित हो जाती है। उससे आगे बिल्कुल। उस बच्चे को अपने जीवन को बनाने के लिए
अलग अलग स्ट्रीम्स जो बनती है उस स्ट्रीम में उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें अपना विश्वास रखिए, अपने सुख सुविधाओं के साथ में उस बच्चे को अच्छे संस्कारों से रोज पोषित करें, तभी जाके बच्चियां अपना कॉन्फिडेंस भी बना पाएंगी, प्लस अपने संस्कारों पर वो बच्ची आगे से आगे बढ़ती जाएगी। केवल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही अच्छी पढ़ाइयां होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोचिंग वाले भी कोई घोट के अपने को नहीं पिला पाएंगे। कोचिंग तो सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर सभी हम उम्र के बच्चे अपने को मिल जाता है, एक अच्छा सा ग्रुप स्टडीज वाला माहौल मिल जाता है अपने को। बाकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी जिंदगी का लक्ष्य हो, उसको प्राप्त करने के लिए अपने को तो हमेशा से डेडिकेटेड होना पड़ेगा। आज जैसे सचिन तेंदुलकर ही है, वो उस लक्ष्य उस हाइट तक कैसे पहुंच पाए, यानी उन्होंने पूरे उस बॉल को ही अपना एक लाइफ बना लिया कि मुझे तो बस इस बॉल को ही हिट करना है। उसी तरीके से अपने को पहले अपना टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूर्ण 100% अटेंशन के साथ पूरा डेडिकेशन देंगे तो जिंदगी का ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जो अपन हासिल नहीं कर सकते। आज की तारीख में भी, मेरे इस प्रशासनिक सफर में भी हमें इतने सारे टारगेट्स मिलते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेरे पास एक ही मंत्र है, वो है डेडिकेशन और अटेंशन। ये दोनों चीजें हैं, जब तक अपन पूरा अटेंटिव नहीं होंगे और पूर्ण तरीके से समर्पित नहीं होंगे किसी कार्य के प्रति, तो उस कार्य को सफलता में अंजाम दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। सभी से मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जी, कोमल हो, कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। कोमल हो, कमजोर नहीं तुम। मौत भी तुझसे हारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निसंदेह लड़कियां, और आपने जो बात बताई, लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी उतनी ही बेहतर कर सकती है जितनी आप लड़कों से उम्मीदें पालते हैं। और लड़कियां तो घर की रोशनी है। जिस घर में लड़की नहीं होती है उस घर में मैं समझता हूँ शायद संवेदनाओं, भावनाओं और भावनाओं की कमी के साथ साथ कुछ चीजें और भी कुछ कमतर पड़ जाती है। तो लड़कियां घर की शोभा और श्रृंगार होती है, भेदभाव ना करके उनको आगे बढ़ाएं। बहुत शानदार मैसेज दिया आपने। कोमल है पर कठोर, और कोमलता का जो संयोजन है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, शायद नेटवर्क की कोई थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। मैम ने बहुत शानदार बताया, और साथ साथ एक देखो ध्यान देने वाली बात यह भी है मित्रों कि बदल कर शक्ल हर सूरत उसे रावण ही मिलते हैं। बदल कर शक्ल हर सूरत उसे रावण ही मिलते हैं। कोई सीता जब लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलती है, संस्कारों और मर्यादाओं के साथ रहते हुए, संस्कारों की डोरी से बंद करके अपनी उस सपनों की पतंग को उड़ाएं, ताकि हम उस संस्कारों की डोरी को साथ उड़ान भर सकें। अन्यथा वो डोरी टूट जाएगी तो सपनों की पतंग जमीन पे गिर जाएगी। ये भी मैम ने मैसेज दिया है। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपकी? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। जी, बीच में डिस्कनेक्ट होता है। जी, तो आप बने रहिएगा। हमारे बीच भूपेश जी प्रोफेसर सर हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप भी सर, आपने भी एक सफर, शानदार सफर तय किया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर के आपने एक नोबल सर्विस कॉलेज प्रोफेसर तक का सफर जो आपने हासिल किया है सर,
ये हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। तो आप जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चियां हैं, इनको अपने मुखारविंद से अपने उद्गारों से लाभान्वित करें सर। आदरणीय प्रोफेसर भूपेश जी सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। हाँ, नमस्ते सर। रूपम साहित्य और शिक्षा संस्थान मूंडवा के संवाद कार्यक्रम में आज की मुख्य वक्ता और आरडीएस सेवा में चयनित श्रीमती सविता टी ने अपना उद्बोधन दिया। उनके जीवन अनुभव, उनके संस्मरण और उनकी प्रेरणा वास्तव में बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, जो कि लगातार इस तरह के मोटिवेशनल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, श्री भंवरलाल जी जाट सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने बच्चों के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस तरह के कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरुआत की। जहां तक धन्यवाद सर। जहां तक मेरी जो जीवन यात्रा की बात है, तो मेरा संघर्ष उतना कठिन नहीं रहा जितना अभी सविता मैम ने बताया, क्योंकि मैं एक ठीक ठाक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। दादाजी भी अच्छी खासी पोस्ट पे थे, पिताजी का बिजनेस था और पढ़ने का भी एक अच्छा माहौल मिला। परिवार में सभी पढ़े लिखे हैं, मम्मी जी भी 10th तक पढ़े थे अपने जमाने में। बहुत बढ़िया। मेरी जो स्कूलिंग है वो सरकारी विद्यालयों में ही हुई। स्थानीय जो प्राथमिक विद्यालय है जंवर स्कूल, वहां से मैंने 5वीं कक्षा की। उसके बाद में मूंडवा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने सीनियर की, और सीनियर करने के बाद में नागौर के सरकारी महाविद्यालय में मैंने एडमिशन ले लिया। तो मेरा पूरा का पूरा सफर सरकारी संस्थानों से ही शिक्षा प्राप्त करने का रहा। अभी पिछले कुछ सालों में जो एक माहौल बना है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो उतना काम नहीं कर पाते, या उनमें उतना समर्पण भाव नहीं है, या वो रिजल्ट नहीं दे पाते, तो इस जो परसेप्शन के बारे में मेरा ये कहना है कि आप किसी भी अधिकारी को देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देख लीजिए, या अपने क्षेत्र की किसी भी प्रतिभा को देख लीजिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, अधिकतर ने सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षा प्राप्त की है। और मेरे समय भी मूंडवा जो कस्बे में 2-3 अच्छे प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन घर वालों ने सरकारी स्कूल में ही एडमिट करवाया, और मुझे इस बात का फक्र है कि मैंने अच्छी खासी एजुकेशन उसी इंस्टीट्यूट से प्राप्त की। बहुत अभी जो मेरा बच्चा है, बेटा है निखिल, जो कि कक्षा 7 में पढ़ता है, वो भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ता है। बहुत बढ़िया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बड़े बड़े जो निजी संस्थान है वहीं से अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। जी। जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, सरकारी स्कूलों में भी एक से बढ़कर एक है। तो पहला मेरा जो निवेदन है बच्चों से कि आपने एजुकेशन कहीं से भी प्राप्त की हो, निजी विद्यालयों में भी अच्छा खासा टैलेंट है। सबसे जो प्रमुख बात है वो है आपका डेडिकेशन, आपका समर्पण भाव। जी। शिक्षा के प्रति आप कितने समर्पित हो सकते हैं। एक बात, जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों में, अपनी संतान में अपना विश्वास बनाए रखें। अभी जो सविता मैम ने बताया कि विश्वास से ही आत्मविश्वास का उदय होता है, और ये जो आत्मविश्वास का भाव है, ये मनुष्य में, ये बच्चों में जिम्मेदारी लाता है और उन्हें कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। गीता में मानव जीवन की सफलता के जो 3 मार्ग बताए गए हैं, उनमें से एक है कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग। तो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म कोई छोटा नहीं होता,
और कर्म करते हुए किस तरह ज्ञान पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये बात अभी सविता मैम ने बताई। बिल्कुल। आपने ये बताया कि आपका बाल विवाह हो चुका था और सीनियर तक आते आते आप ससुराल जाने लगे। ऐसी स्थिति अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि बच्चियों की शादी आमतौर पर ग्रेजुएशन करते वक्त या ग्रेजुएशन के बाद में होती है। लेकिन जैसे मैं जब कॉलेज में क्लास लेता हूं तो ये समस्या कई बच्चियों के साथ आती है कि सर ग्रेजुएशन के बाद में तो शादी हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे स्टूडेंट, ऐसी छात्राएं प्रेरणा ले सकती है सविता मैम से कि शादी कोई फुल स्टॉप नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत जिम्मेदारियां बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी, जीवन को एक नई दिशा भी मिलेगी, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ किस तरह अपने अध्ययन को, अपनी शिक्षा को सुचारू रखा जा सकता है, इसका उदाहरण हमें सविता मैम के प्रसंग में मिलता है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने, जैसा मैंने बताया कि ऐसा कोई आर्थिक संघर्ष या आर्थिक परेशानी मेरे सामने बहुत ज्यादा नहीं आई। पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन के बाद में जयपुर चला गया। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने एमए में एडमिशन लिया। अब ये भी एक संयोग देखिए, कई बातें संयोग पर निर्भर होती हैं। जब मैं यहां से जयपुर के लिए गया तो पापा जी ने कहा कि भाई आरएस की तैयारी करना है। यहाँ गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि भाई कोई पता हो कि किस वे में ये तैयारी होगी। तो वहां जाने के बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया। उसी वक्त मेरे एक मित्र थे, अभी भी पोस्टेड है नागौर के पास में, राजेंद्र भाकल। तो उन्होंने कहा कि भाई पीटीटी का एग्जाम दे लेते हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा ठीक है, एक फॉर्म मेरे लिए भी ले आना। तो पीटीटी का फॉर्म हमने साथ में ही अप्लाई किया और ज्यादा तैयारी मैंने की नहीं, ना मैंने कोई कोचिंग की पीटीटी की। जब रिजल्ट आया, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, तो उस समय राजस्थान में 6250 सीटें हुआ करती थी जी। और मेरा जो नंबर था वो 234 या 237वां था। लाजवाब। पापा जी से बात की, मैंने कहा अब ये एग्जाम तो दे लिया, पीटीटी भी क्लियर हो गई, अब तो एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह का माहौल उस समय था कि अगर आपने बीएड कर ली तो आप क्या करोगे, विद्यार्थी मित्र बन जाओ। तो ये एक नकारात्मक भाव थे एजुकेशन सेक्टर के प्रति कि आप एसटीसी या बीएड करके सिर्फ मारवाड़ी में कहें तो 1200 रुपए के धनी बन सकते हो। उसकी एक वजह यह भी रही थी कि दादाजी तहसीलदार थे। पापा जी ने देखा कि पिताजी जब तहसीलदार थे तो कम से कम मैं भूपेश जी को एसडीएम तो बना ही दूं, तो उनका भी शायद उन्होंने सपना पाल रखा होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ विचार था उनका। आरएस की तैयारी के लिए ही मैं जयपुर गया था। लेकिन फिर ये था कि भाई एक प्रोफेशनल डिग्री है, डिग्री तो कर ही लें। या कुछ लोगों से सलाह ली जो शिक्षाविद हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा कि एक बार डिग्री कर लो और पढ़ाई साथ में चलती रहेगी। तो मैंने एमए के कोर्स को छोड़ के और बीएड ज्वाइन कर लिया। ठीक ठाक फर्स्ट डिवीजन से मेरी बीएड हो गई और बीएड होते ही 2004 में थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती आई। अब डिग्री है तो अप्लाई भी कर दिया। मैंने ना तो पीटीटी के लिए कोई कोचिंग की, ना मैंने थर्ड ग्रेड टीचर के लिए कोई कोचिंग की, जबकि मैं जयपुर में ही रहता था जी। और मैं कोचिंगों में गया भी, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने देखे, लेकिन मुझे लगा कि भाई यहाँ आने जाने में जो टाइम लगेगा और यहाँ का जो माहौल है, एक बड़े से हॉल में 500-500 स्टूडेंट एक साथ बैठे हैं और टीचर जो है वो माइक पे और स्पीकर पे पढ़ा रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैंने और राजेंद्र जी ने तय किया कि यही अपन तो रूम पे रह के ही तैयारी करेंगे जी। अलग से कोई गाइडेंस था नहीं उस वक्त।
लेकिन फिर भी वहाँ जो चौड़ा रास्ता है जयपुर में, वहाँ किताबों की दुकानों में घूम घूम के भाई एक ये किताब जीके की ले लो, एक ये जनरल साइंस की ले लो, और 10वीं तक की मैथ वगैरह इंग्लिश ले लो। इस तरह हमने तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट था और दोनों का ही हमारा सिलेक्शन हो गया उसमें। लगभग 28,000 पोस्ट थी और मेरी 1284वीं रैंक थी। पोस्टिंग भी नजदीक ही मिल गई। तो एक बार लगा कि भाई ठीक है, जब पोस्टेड हो गए, सैलरी आना शुरू हो गई, 2005 की मेरी ज्वाइनिंग है, 2006 में शादी हो गई, तो एक थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होने लगे कि अब ठीक है। फिर प्राइवेट एमए के लिए मैंने अप्लाई किया, क्योंकि रेगुलर संभव नहीं था उस वक्त। तो एमए में मेरे 54.5 या 6 ऐसे कुछ बने, 55% पूरे बने नहीं जी। और मेरे जो साथी जो राजेंद्र जी हैं, उन्होंने 55 क्रॉस कर लिया जी। तो लगा कि भाई यार, जब शुरू से ही साथ पढ़े, इन्होंने 55 क्रॉस कर लिया, मेरा थोड़ा 55 के अंदर रह गया। मैंने दोबारा अप्लाई कर दिया एमए के लिए। तो दूसरी बार में मेरे 57% बन गए। तो ये हो गया कि भाई अब नेट कर सकते हैं, नेट के लिए एलिजिबल हैं जी। गर्मियों की छुट्टियों में वापस जयपुर चले गए। मैं और राजेंद्र जी दोनों ही वापस जाट हॉस्टल में एक ही रूम में रहने लगे। उसी वक्त 2007-8 की बात है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी, उसमें अप्लाई कर दिया जी। और अप्लाई करने के बाद में रिटन एग्जाम क्लियर भी हो गया जी। फिर था फिजिकल। अच्छा। तो फिजिकल की जो तारीख आई, उस तारीख से लगभग 1-1.5 महीने पहले मुझे जबरदस्त बुखार आ गया। अच्छा। और अभी जो जिस तरह कोरोना चल रहा है, उसी तरह उस समय एक बीमारी आई थी, चिकनगुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चिकनगुनिया में बुखार तो 3-4 दिन में उतर गया, लेकिन जो बॉडी पेन है, शरीर वीकनेस भी थी और शरीर का जो हर एक जॉइंट है वो दर्द कर रहा था। और ये स्थिति लगभग मेरे साथ में 1.5-2 महीने तक रही। तो जब मैंने देखा कि भाई 10-20 दिन वेट कर लिया, लेकिन स्थिति ये थी कि भाई चलने में भी ये पता चलता था कि इसके घुटनों में पेन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल क्लियर करना पॉसिबल नहीं था। तो उस वक्त जब बिल्कुल एजुकेशन से ऐसा ही कोई जुड़ाव मैं अपने नसीब में लिखा के लाया हूं। तो उस समय हमारे जो किसान छात्रावास, जो जवाहर छात्रावास था, उसके अधिकतर बच्चे एसआई के फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। हम लगभग 70-80 स्टूडेंट थे वहां, और उनमें से 40 से 50 के बीच में फिजिकल की तैयारी। सुबह वही 4 बजे उठ के 4:30 बजे दौड़ने के लिए जाना, यूनिवर्सिटी ग्राउंड में वर्कआउट करना, और वापस आके सरस की डेयरी पे दूध, पूरा 1 लीटर दूध उड़ेल देना। और इस तरह से बॉडी बिल्डिंग का वो एक चल रहा था कि भाई फिजिकल तो करना ही है। और जब वो घूम घुमा के वापस आते 8 बजे, उस वक्त मैं स्नान करके और जयपुर में एक जैन लाइब्रेरी थी, वहां के लिए रवाना होता जी। तो साथ वाले पूछते कि भाई फिजिकल, मैंने कहा फिजिकल नहीं, अब छोड़ दिया फिजिकल, अब नेट करनी है। कि यार जब आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, मैंने कहा नहीं, मेरे साथ शायद नियति और ही कुछ करेगी जी। तो मैं अपने इस उदाहरण के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो खुद का आकलन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। हम किस फील्ड में ज्यादा सफल हो सकते हैं या हमारी क्षमताएं क्या हैं, इस चीज का आकलन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए, एक टारगेट सेट करना चाहिए, और फिर पूरे डेडिकेशन से, पूरे समर्पण भाव से उस टारगेट की ओर चलना होता है।
लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां आ जाए या अगर आपको ये लगने लगे कि ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने व्यक्तित्व में इतना लचीलापन भी रखना चाहिए कि आप उस टारगेट को चेंज कर सकें, अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल सकें। हालांकि यहां भी रुकने की जरूरत नहीं है, चलना तो है, कुछ सपनों के किस बनने दिशा में चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही बात है। तो कई बार दिशा चेंज भी करनी पड़ती है, तो ये कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं है, बहुत ज्यादा निराशाजनक नहीं है कि मैंने तो ये तय किया था और ये हो गया। कई बार तय की हुई चीजें नहीं मिल पाती, तब हमें फिर से अपना आकलन करना चाहिए। जैसे मैंने अपना आकलन किया कि मैं इस स्थिति में तो मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगा, अगर 10 किलोमीटर की या 5 किलोमीटर की दौड़ है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार फिर से अपनी क्षमता को पहचान कर फिर से एक टारगेट सेट करके हमें एक नया रास्ता चुनना होता है। तो ये एक जो दृढ़ता और लचीलापन है, जो फर्मनेस और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हर एक स्टूडेंट के व्यक्तित्व में और उसके लक्ष्यों में होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा जब मैं वहां जयपुर ही था, नेट की तैयारी कर रहा था, राजेंद्र जी ने नेट कर ली और मेरी नेट नहीं हो पाई। तब ये लगा कि भाई फिर वही बात, साथ पढ़े, इन्होंने नेट कर ली, मैंने नहीं की। तो तुलना, हाँ, हालांकि हमारे बीच में ऐसी कोई ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा भाव नहीं था, लेकिन एक प्रेरणा जरूर लेता था मैं उनसे। तो वापस, बिल्कुल बिल्कुल, तो वापस उन्हीं से थोड़ा कंसल्ट किया कि भाई किस तरह से ये करें। और रिटन एग्जाम होता था, मेरी जो लिखने की जो गति थी वो कम थी, तो उस गति को बढ़ाया और अंत में जो एक ऐसे टाइप क्वेश्चन उस समय आता था उसको पहले किया, क्योंकि वो 40 नंबर का आता था, छूट जाता तो था। इस तरह से बिल्कुल वो हमेशा ही छूट जाता था। तो मेरा तीसरा प्रयास में नेट में क्लियर कर पाया, और जैसे ही नेट क्लियर की, फर्स्ट ग्रेड की आ गई वैकेंसी, तो मैं वहां से वापस गांव आया। और मैं अपने श्रोताओं को, जो दर्शकों को, ये बताना चाहूंगा कि मैं वापस भंवर जी सर से ही मिला, जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं। तो सर से मैंने बिल्कुल बहुत बहुत मतलब धन्यवाद, और धन्यवाद कहने की बात नहीं है, ये धन्यवाद ताउम्र रहेगा। तो सर से मैंने पूछा कि भाई किस तरह से क्या करें, इन्होंने कुछ टिप्स दिए, रिटन क्लियर कर लिया। इंटरव्यू के लिए फिर मैंने आपसे बात की, और आपने एक दो अपने जो परिचित हैं उनसे भी बात करवाई कि रिटन के बाद में इंटरव्यू को किस तरह से फेस करें, किस किस सेक्टर पर या किस किस फील्ड पर, सिलेबस के किस फील्ड पर आप ज्यादा फोकस करें, और किस तरह जो इंटरव्यूअर हैं, जो साक्षात्कार ले रहे हैं, आरपीएससी के जो सदस्य हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनको किस तरह अपने फील्ड पर ले आए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। तो जैसे मैं अपने विषय की बात करूं, हिंदी विषय की, साहित्य की, तो साहित्य का जो महासागर है उसमें से कुछ अंश के बारे में मुझे जानकारी है, हिंद महासागर के बारे में मुझे जानकारी है, लेकिन अटलांटिक सागर के बारे में हो सकता है मैं कुछ कमजोर हूं। तो यहां पर अनुभव बहुत काम आता है। यहां पर आप अनुभवी व्यक्तियों से मिले, उनसे बात करें, उनके अनुभवों के आधार पर, क्योंकि चाणक्य नीति में एक कथन है कि हर एक चीज खुद पर एक्सपेरिमेंट अगर करोगे तो ये जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो दूसरों के अनुभवों का भी हमें लाभ लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और भंवर जी, कासनिया जी के अनुभवों से मुझे जो प्रेरणा मिली कि रिटर्न और इंटरव्यू दोनों मेरे क्लियर हो गए। 2 साल मेरा कुछ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है वो व्याख्याता के रूप में पदस्थापन रहा। उसी दौरान कॉलेज व्याख्याता की भर्ती भी आई, और क्योंकि पहले से नेट कर रखा था, हालांकि जिस वक्त मैंने नेट किया उस वक्त खाली ये था कि नेट करना है,
बस 55% है इसलिए नेट करना है। लेकिन वो जो नेट मैंने दिसंबर 2009 में की, वो 2011 में मेरे काम आई और मेरा सिलेक्शन कॉलेज व्याख्याता के पद पर हो गया। तो इस यात्रा में जिन जिन लोगों ने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे प्रेरक बने, मेरा सहयोग किया, उनके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और मुख्य आयोजनकर्ता श्री भंवरलाल जी कासनिया, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमती सविता टी, और सुनने वाले देखने वाले सभी सुधी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद, आभार। बहुत बढ़िया सर, आपने अपने पूरे जीवन को बताया और थानेदार बनना जो आपने बताया, शायद स्कूल की शायद किस्मत में स्कूल की थानेदारी ही लिखी थी। बिल्कुल सर। आयोजक महोदय से अनुमति चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को अपनी पूर्णता की ओर बढ़ाएं। अपनी पूरी यात्रा बताई और भूपेश जी की जो शैक्षिक यात्रा है वो आज के युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सविता मैम से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम के अंत में आप लड़कियों के लिए, विशेष रूप से आप लड़कियों के लिए अपना एक मैसेज दें। आदरणीय सभी श्रोताओं को, भूपेश जी सर को और भगवती सर को, सभी को मेरा सादर धन्यवाद। और लड़कियों के लिए मेरा मैसेज, मेरा वो प्रेरणा गीत ही रहेगा। कोमल हो कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी खुद से हारी है। कोमल हो कमजोर नहीं, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अभी भी जारी है। कोमल हो कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं तू। इल्म हुनर में, दिल दिमाग में, किसी बात में कम तो नहीं तू। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी हो। कोमल हो कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत हो चुका अब नहीं सहना, तुझे इतिहास बदलना होगा। बहुत हो चुका अब नहीं सहना, तुझे इतिहास बदलना होगा। काकी को, नारी को कोई कह ना पाई, अबला है बेचारी है। कोमल हो कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है।
सभी को बहुत धन्यवाद और सभी मातृशक्तियों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू माय पेरेंट्स और सभी को जिन्होंने भी मेरा सहयोग किया, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपका साधुवाद। आपने समय निकाला, कीमती समय निकाला, क्योंकि मुझे पता है कि घर में भी आपका कोई ना कोई शेड्यूल बना रहता है काम का, घर का भी और ऑफिस का भी, तो आप हरदम व्यस्त रहते हैं, डेडिकेट रहते हैं। हमारे लिए आपने समय निकाला और इन बच्चों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आपका आभार। और आपके इस वक्तव्य से, भूपेश जी की अपनी कहानी से अगर 2-4 बच्चे भी अपनी राह बदलते हैं तो आज का हमारा कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल होगा। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगा कि सफलता के लिए 5C जो है, किसी ने कहा है कि नंबर 1 चरित्र, कैरेक्टर, दूसरा C कमिटमेंट, तीसरा C उसका कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास, चौथा C उसकी कर्टसी, विनम्रता, और पांचवा C उसका साहस, उसका हौसला। ये जब मिल जाए तो मंत्र ऑफ सक्सेस ये बन जाते हैं। और ये पंक्तियां सभी बेटियों के लिए समर्पित कि देख लेंगे हम अंधेरों की ताकत कल सुबह, हौसलों के सूरज को सागर से आने तो दो, मुद्दतों से सोच अपनी बंद कमरों में कैद है, खिड़कियां खोलो जरा ताजा हवा आने तो दो, अपनी सोच बदलो, अपने दायरों से बाहर निकलो, और घर वाले इन पर भरोसा करो, इन पर विश्वास करेंगे तो इनका पक्का आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है। खाली नहीं जाती कुर्बानी, एक दिन रंग लाती है। लगन अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद चली आती है। जिसके हमारे सामने उदाहरण है सविता जी, दीदी सविता हमारे सामने उदाहरण है। इन्होंने एक नजीर पेश की है हम सभी के लिए कि शादी कोई एक बैरियर नहीं है, स्टॉप नहीं है। आप हिम्मत ना हारिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इकबाल साहब की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार।